अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल चैनल में खुश आमदीद। जुनून ज़ैन, मानूर उस्मानी, किस्त नंबर 12। गुलनैन तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसका सांस फूला हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सी सनसनीखेज खुशी थी। उसे यूँ अचानक भागते हुए उबलते हुए जज्बात के साथ अंदर आते देख कमरे में मौजूद सब लड़कियों की नज़रें एकदम इस पर टिक गई। क्या हुआ गुल, बाहर क्या चल रहा है? निमरा ने बेसब्री से पूछा। गुलनैन अभी अभी अपनी सांस बहाल करके कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खोला और सिद्रा बेगम और नादिया बेगम भी अंदर दाखिल हुई। नादिया बेगम की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। लड़कियों, जल्दी करो, निहान को चादर उड़ाओ, निकाह शुरू होने वाला है, सिद्रा बेगम ने खुशी भरे लहजे में कहा। सिद्रा बेगम का ये कहना था कि कमरे में जैसे एकदम से हलचल मच गई। सहरी शदन और निमरा ने जल्दी से चादर उठाई और निहान के सर पर उड़ा दी। लड़कियों ने निहान को चादर के घूंघट में बेहद अच्छे तरीके से कवर किया। निहान का दिल इस वक्त इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी कोई बाहर आ जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और सिकंदर साहब, दानियाल और इनके साथ मौलवी साहब कमरे के अंदर दाखिल हुए। इस लम्हे कमरे का माहौल एकदम संजीदा और जज्बाती हो गया। निहान के वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था और आज अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े और अहम दिन पर निहान को अपने पापा की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। अगर आज उसके पापा जिंदा होते तो वो फ़ख्र से अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में देते। चादर के अंदर निहान की आंखों से 2 गर्म आंसू टूटकर उसके सफ़ेद लिबास पर गिरे। दूसरी तरफ नादिया बेगम की नज़रें जब मौलवी साहब और सिकंदर साहब पर पड़ी तो इन्हें भी अपने मरहूम शौहर की कमी का शदीद एहसास हुआ। इस कड़े वक्त में बेवा होने का दुख इनके दिल पर एक बार फिर हथौड़े की तरह लगा। मगर उन्होंने सिकंदर साहब की तरफ देखा जो एक बाप की तरह उनकी बेटी का घर बसाने के लिए खड़े थे, तो इनके दिल को बहुत तसल्ली मिली। उन्होंने अपने आंसू छुपाते सिद्रा बेगम का हाथ मजबूती से थाम लिया। कमरे में अब बेहद पाकीज़ा और जज्बाती खामोशी छा चुकी थी। मौलवी साहब ने निकाह के पाकीज़ा अल्फाज पढ़ने शुरू किए। पूरे कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई कि सबकी सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। निहान चादर की घूंघट के अंदर अपने घुटनों पर हाथ रखे बिल्कुल गंग बैठी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौलवी साहब ने पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने दुल्हा और दुल्हन का नाम पुकारा। निहान फ़ारूक बिनते मरहूम फ़ारूक, क्या आपका निकाह हमजा सिकंदर इब्ने सिकंदर अली से बस हक महर 50 लाख रुपए कबूल है? जैसे मौलवी साहब के मुंह से हमजा सिकंदर का नाम निकला, निहान के कानों में जैसे एकदम सायरन बज उठा। उसे एक ऐसा ज़बरदस्त, नाकाबिल यकीन झटका लगा कि इसका पूरा वजूद कांप उठा। हैरत की एक बहुत तेज़ लहर उसके सर से पाँव तक गुजर गई। हमजा सिकंदर? हमजा? ये क्या हो रहा है? मेरा निकाह किससे हो रहा है? उसका दिमाग जैसे इस नाम को प्रोसेस करने से बिल्कुल इनकार कर गया। मारे हैरत के उसकी आंखें चादर के अंदर यूं पूरी खुल गईं और उसका सांस हलक में अटक गया। सिर्फ निहान ही नहीं, बल्कि वहाँ खड़ी इसकी तीनों सहेलियाँ सहरी शदन और निमरा भी एकदम शॉक्ड रह गई। इन तीनों का मुंह मारे हैरत से इस हद तक खुला कि वह बिल्कुल पत्थर की मूर्तियाँ बन गई। उन्होंने एक साथ झटके से पहले एक दूसरे को देखा, फिर इनके सर घूमकर गुलनैन की तरफ देखा जो शरारती मुस्कुराहट के साथ इनके इस शॉक्ड चेहरे के मज़े ले रही थी। निमरा ने तो हैरत के मारे अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। उसे लगा जैसे कहाँ वहाँ कोई हॉलीवुड फिल्म देख रही हो। निहान से मज़ीद चादर के अंदर रहा न गया। उसकी हैरत की इंतहा हो चुकी थी। उसने बेखुदी के आलम में बिल्कुल पागलों की तरह जल्दी से अपने सर से चादर को पूरा उठाया और अपनी बड़ी बड़ी हैरत से फैली आंखों से सामने खड़ी अपनी माँ और नादिया बेगम को देखा। उसके चेहरे पर इस वक्त इतनी हैरत थी कि देखने वाला दंग रह जाए। वो बिना बोले बस अपनी आंखों से पूछ रही थी कि अम्मी, ये कौन सा जादू हो गया है? नादिया बेगम ने अपनी बेटी के चेहरे पर फैली इस बेइंतहा हैरत को देखा तो इनके चेहरे पर एक खूबसूरत और पुरसकून मुस्कुराहट उभर आई। उन्होंने रोते हुए शफकत से अपना सर हाँ में हिलाया। वो निहान के बिल्कुल पास आई, उसके कंधे को प्यार से थपथपाया और धीमे से बोली, निकाह पढ़ो मेरी जान, हाँ कह दो, अल्लाह ने तुम्हारे नसीब बदल दिए हैं। निहान ने गायब दिमागी और शदीद हैरत की हालत में बिल्कुल सुन्न होकर सामने मौलवी साहब को देखा। जी कबूल है। निहान के लबों से बमुश्किल धीमे से उसी गायब दिमागी और हैरत के अल्फाज निकले। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा और निहान ने इसी शदीद हैरत के आलम में 3 बार कबूल है कहकर हमेशा हमेशा के लिए हमजा सिकंदर के नाम पर अपनी मोहर लगा दी। जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, पूरे कमरे में एक साथ मुबारक हो का शोर मच उठा। नादिया बेगम ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगाया, जबकि सहरी शदन और निमरा अब भी हैरत के इस झटके से बाहर नहीं आ पा रही थी और इनका दिल चाह रहा था कि वो अभी के अभी गुलनैन के गला दबाकर इसे पूरे सस्पेंस की कहानी मालूम करें। अम्मी, ये सब क्या है?
नेहान की आवाज़ लरस रही थी और आंखें सवालिया निशान बनी अपनी माँ के चेहरे पर जमी हुई थी। नादिया बेगम के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी लहराई। उन्होंने नेहान के गाल पर हाथ रखा और नम आवाज़ में बोली, मेरी बच्ची, वो शहराम भाग गया था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, क्यों हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया। नादिया बेगम ने एक गहरा सांस लेकर अपने आंसू रोकने की कोशिश की। लेकिन खुदा गवाह है नेहान, मेरी बच्ची, तुम बहुत खुश रहोगी हमजा के साथ। उसने आज हमारी लाज रख ली। सिद्रा बेगम भी आगे बढ़ी और उन्होंने मोहब्बत से नेहान का झुका हुआ माथा चूमा। उनकी आंखों में अपनी नई नवेली बहू के बहुत मान था। फिर उन्होंने गुलनैन को देखा। गुल बेटे, अब नेहान को बाहर ले आओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर सिद्रा बेगम और नादिया बेगम कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, सहरिश, अदन और निमरा तीनों एक साथ घूमी और उन्होंने गुलनैन को खूनख्वार और गुस्सीले जाविये से घूरा, जैसे वह भी उसको कच्चा चबा जाएंगी। मुझे क्यों देख रही हो ऐसे ही? गुलनैन ने इनके ख़तरनाक तासुरात देखकर मासूमियत से 2 कदम पीछे होकर अपना दिफा करने की कोशिश की। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? और तुम इतनी देर से जो बाहर गई थी, यही सब खिचड़ी पक रही थी वहाँ? निमरा ने कमर पर हाथ रखकर तब पर पूछा। वो सच्ची में मुझे तब पता चला जब ताई अम्मी और आंटी अंदर आए। मैं तो खुद शौक में थी। गुलनैन ने झूठ बोलकर मासूम शक्ल बनाई। हालांकि दिल ही दिल में वो अपनी और दानियाल की कामयाबी पर लड्डू फोड़ रही थी। अच्छा चलो, अब नेहान को बाहर लेके चलते हैं, ये सब बातें बाद में करेंगे। नेहान तो अभी बिल्कुल गायब दिमागी की हालत में थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी शहर के ज़ेर असर है। गुलनैन, सहरिश, अदन और निमरा ने मोहब्बत से उसे चारों तरफ से संभाला और आहिस्ता आहिस्ता उसे कमरे से बाहर लाने लगी। नेहान का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक छोटा सा और नफीस सा लाउंज था जिसके वस्त में खूबसूरत सोफ़ा सिर्फ दुल्हा और दुल्हन के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही चारों लड़कियां नेहान को लेकर नीचे लाउंज में आईं, पूरे लाउंज में एकदम से खामोशी छा गई। नेहान जब धीमे कदमों से चलती लाउंज में आई तो इस वक्त कायनात की सबसे खूबसूरत और मासूम दुल्हन लग रही थी। उसके लिबास की सफ़ेदी और उसके चेहरे की मासूमियत ने वहाँ मौजूद हर शख्स की नज़रें अपनी तरफ खींच ली। हमजा की नज़र जैसे ही नेहान पर पड़ी, उसके दिल की धड़कन ने एक ज़ोरदार तड़प ली। उसकी सुरमई आंखें नेहान के वजूद पर जम गईं। सफ़ेद लिबास में लिपटी नेहान उसे उस वक्त बिल्कुल दूसरी दुनिया की मखलूक लगी। इतनी पाकीज़ा और इतनी प्यारी कि हमजा के दिल में एक शदीद और गहरा एहसास उमड़ कर जाग उठा। वो इसे अपनी नज़रें हटाने की चाहकर भी हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही दुल्हन करीब पहुंची, हमजा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। गुलनैन ने प्यार से नेहान का लरसता हुआ नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया। धीरे से वो हाथ बढ़ाकर हमजा के चौड़े और मजबूत हाथ पर रख दिया। जैसे ही इन दोनों के हाथों का लम्स हुआ, नेहान के पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया। हमजा का हाथ बहुत गर्म, मजबूत और लोहे जैसा सख्त था, जबकि नेहान का हाथ बिल्कुल किसी फूल की पत्ती की तरह नरम और बर्फ़ की तरह ठंडा था। उस लम्स ने नेहान के दिल की धड़कनों को बिल्कुल बेकाबू कर दिया। दूसरी तरफ जैसे ही नेहान की लरसती हुई उंगलियां हमजा की हथेली पर टिकी, हमजा के अंदर एक गहरा जज्बा जागा। एक ऐसा जज्बा जिसमें इस लड़की को दुनिया की हर बुराई से बचाने और उसे हमेशा अपने साए में रखने का अहद था। उसने नरमी से नेहान की उंगलियों के गिर्द अपनी गिरफ्त को मजबूत किया। इन दोनों की हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे इस वक्त कहीं वक्त रुक गया हो और दुनिया में इन दोनों के सिवा और कोई मौजूद ना हो। हमजा ने नरमी से नेहान को सोफ़े की तरफ गाइड किया और ख़ुद भी साथ उसके बराबर में बैठ गया। इन दोनों के दरमियान का फासला ख़त्म हो चुका था। नेहान को अपने बिल्कुल पास बैठे हमजा के वजूद की तपिश और उसकी गुलूकने की महक साफ महसूस हो रही थी। जो औरतें अब सब कुछ देर पहले तक कोनों खुदरों में बैठकर नेहान को मसलूम और बदकिस्मत कह रही थी, तरह तरह की बातें बनाकर लड़की वालों की किस्मत का तमाशा बना रही थी, अब इन सब के चेहरे देखने लायक थे। वही औरतें बहुत रश्क, हैरत और हसद भरी नज़रों से नेहान और हमजा की जोड़ी को देख रही थी। सिकंदर साहब के वजी बेटे और इतने बड़े ख़ानदान के वारिस की दुल्हन बनकर नेहान एक पल में सबकी नज़रों में बहुत खुशकिस्मत हो चुकी थी और अब हर कोई नेहान के नसीब पर रश्क कर रहा था। मेहमानों की चमगोइयों से दूर सोफ़े पर इस वक्त नेहान का पूरा वजूद जैसे लरस रहा था। निकाह तो हो चुका, मगर हमजा की कुर्बत और उसका ये पुरसकूनी उसके हवासों पर हावी था। नेहान का हाथ अभी हमजा के हाथ की गिरफ्त में था। उसने घबराकर नेहान ने धीरे से अपने हाथ को पीछे खींचना चाहा। वो अपनी उंगलियां हमजा की गिरफ्त से चुराने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही उसने हाथ हिलाया, हमजा ने उसके फूल जैसे नाजुक हाथ पर अपनी गिरफ्त को मज़ीद सख्त कर दिया, जैसे वो उसे आज़ाद करने का कोई इरादा ना रखता हो। हमजा ने उसकी तरफ थोड़ा सा झुककर अपनी गहरी सुरमई आंखें नेहान पर जमाई, जहाँ से नेहान का झुका हुआ सुर्ख चेहरा साफ नज़र आ रहा था। क्या हुआ? हमजा ने धीमी आवाज़ में पूछा। हाथ छोड़े, नेहान ने हमारी घबराहट से हकलाकर धीमी आवाज़ में कहा।
वो चाहकर भी अपने लहजे की कपकपाहट को छुपा नहीं पा रही थी। क्यों? हमजा ने सुकून से सवाल किया। उसकी नज़रें निहान के लरसते हुए गुलाबी लबों पर थी, जो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उसके चेहरे पर धीमा सा नायाब तासुर उभरा। बस छोड़ दें। निहान ने नज़रें अपने घुटनों पर जमाए हुए हकलाकर कहा। इस वक्त उसका चेहरा तप रहा था। हाथ इतना ठंडा हो रहा है तुम्हारा, जैसे बर्फ़। हमजा ने उसकी इल्तिजा को नज़रअंदाज किया और अपनी हथेली का दबाव इसके हाथ पर थोड़ा और बढ़ाते नरम और गहरे लहजे में बोला, रहने दो इसे यहीं, ताकि थोड़ा गर्म हो जाए। हमजा की बात पर निहान का पूरा वजूद जैसे साकत हो गया। उसने जल्दी से अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से अपने लिबास का पल्लू भींच लिया। वह इस पर बिल्कुल गंग थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक बदलते हुए मंजरनामा पर क्या रद्द अमल दे। बस हमजा की इस मजबूत और गर्म गिरफ्त ने उसे अपनी जगह पर बिल्कुल मुंजमद कर दिया। तभी गुलनैन अपने हाथ में फ़ोन लहराती हुई चमकती आंखों के साथ इन दोनों के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया जहां की शरारत थी। चलो भाई, अब जल्दी से तुम दोनों की कुछ प्यारी सी पिक्चर्स बना लेते। गुलनैन ने इसरार करते हुए कैमरा ऑन किया। फिर उसने हमजा की तरफ देखकर शरारती अंदाज में हुक्म दिया, हमजा तुम ज़रा निहान के और करीब हो और इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ो। निहान ने गुलनैन को गुस्सीली और घूरती हुई नज़रों से देखा, जैसे कह रही हो कि गुल की बच्ची, बाद में तुम्हारी खबर लूँगी। मगर हमजा को तो जैसे इसी मौके का इंतज़ार था। उसने निहान की घूरती हुई नज़रों को नज़रअंदाज किया। धीमी मुस्कुराहट के साथ अपना चौड़ा हाथ आगे बढ़ाकर निहान का लरसता हुआ हाथ एक बार फिर अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। हमजा का हाथ दोबारा अपने हाथ पर महसूस करते निहान की रीढ़ की हड्डी में एक तेज़ सनसनीखेज लहर दौड़ गई। उसका दिल इतनी तेज़ रफ्तारी से धड़कने लगा कि उसे अपने कानों में अपनी ही धड़कनों का शोर सुनाई देने लगा। इसका पूरा वजूद मारे घबराहट के बिल्कुल सुन्न हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना हाथ इसकी गिरफ्त से कैसे छुड़ाए। गुलनैन उन्हें इस हालत में देखकर महसूस हो रही थी और अब तरह तरह के पोज बता रही थी। हाँ, अब थोड़ा दाएं हो जाए, अब ज़रा खड़े होकर पोज दें। वो कभी खड़े होने का कहती तो कभी कुछ और, जिसकी वजह से निहान के अंदर एक शदीद चिड़चिड़ाहट और बेजारी पैदा हो रही थी। मगर वो हमजा की रोक के आगे बिल्कुल बेबस थी। हाय अल्लाह, ये खूबसूरत तो पोज में बिल्कुल ही भूल गई। गुलनैन ने अचानक अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। हमजा तुम ज़रा निहान को अपने और करीब करो, अपना हाथ इसकी कमर पर रखो, और निहान तुम अपना हाथ हमजा के कंधे पर रखो। गुलनैन ने लापरवाही से एक ऐसा पोज बताया जिसने निहान के होश ही उड़ा दिए। निहान ने मारे हैरत के अपना मुंह खोले गुलनैन को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि गुल सबके सामने ये कह रही है। अरे अब जल्दी करो ना, सब देख रहे हैं, गुलनैन ने पैर से डांटा। हमजा ने एक गहरा सांस लिया। उसकी सुरमई आंखें उस वक्त निहान के चेहरे पर जमी हुई थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता धीमेपन के साथ अपना हाथ बढ़ाया और निहान की नाजुक कमर पर रखकर उसे हल्का सा अपने करीब किया। जैसे ही हमजा की हथेली का दबाव निहान ने अपनी कमर पर महसूस किया, उसकी टांगें कांपने लगी। उसका सांस वहीं का वहीं रुक गया। उसने मारे घबराहट के अपने लबों को दांतों तले दबा लिया। हमजा का अपना दिल भी इस वक्त बहुत तेज़ रफ्तारी से सीने में धप धप कर रहा था। उस लड़की का ये नाजुक लम्स उसके हवासों पर जादू कर रहा था। मगर वह मर्द था, इसलिए अपने चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए खड़ा था। निहान अभी तक सदमे की हालत में खड़ी थी और अपना हाथ ऊपर नहीं उठा रही थी, तो गुलनैन खुद आके आई। उसने निहान का हाथ पकड़ा और उसे उठाकर हमजा के कंधे पर रख दिया। इसकी इस एक हरकत से वो दोनों बहुत करीब आ चुके थे, इतने करीब कि निहान को हमजा के सीने की तेज़ धड़कन और उसके सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। निहान को तो जैसे पूरा दिमाग ही घूम गया। वो बिल्कुल मुंजमद हो चुकी थी। उसके गाल मारे शर्म और घबराहट के बिल्कुल टमाटर की तरह दहकने लगे। वो अपनी नज़रें हमजा के सीने पर जमाए खड़ी थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि नज़रें उठाकर हमजा का चेहरा देख सके। हमजा ने जब झुककर निहान का मासूम दहकता हुआ सुर्ख चेहरा देखा तो उसके दिल में खूबसूरत सी हलचल मची। उसने अपना निचला लब अपने दांतों तले दबाया और मुस्कुराहट को जब्त किया। वो निहान की इस बेपनाह मासूमियत पर दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कह रहा था, बंदा तुम्हें बड़ा रोमांटिक चाहिए था, और अब ज़रा सी गुर्बत पर ही ये हाल हो गया कि फ्यूज़ उड़ गए। अभी तो सिर्फ कंधे पर हाथ रखा है और तुम बिल्कुल सुर्ख हो गई हो। जब मैं अपना पूरा हक लूँगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। पिक्चर्स बनवाते बनवाते अचानक हमजा को महसूस हुआ कि निहान का वजूद बहुत गर्म हो रहा है, जैसे वो तप रही हो। उसने फ़िक्रमंदी से अपना हाथ निहान के माथे पर रखा तो वो वाकई आग की तरह तप रहा था। निहान को बहुत तेज़ बुखार हो रहा था, जो इतने घंटों की शदीद हैरत, टेंशन और थकन की वजह से अब खुलकर सामने आया था। तुम्हें बुखार है? हमजा ने फ़िक्रमंदी से पूछा। निहान ने नफ़ी में सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका पूरा वजूद इस वक्त बहुत बोझल हो रहा था और वो इससे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने निहान के चेहरे को देखा और बोला, तुम्हें इतना तेज़ बुखार है और तुम कह रही हो कुछ नहीं? तुम अभी अंदर जाकर आराम करो, मैं गुल से कहकर तुम्हें कमरे में भिजवाता हूँ
और हाँ, मेडिसिन खा लेना, समझी? मेडिसिन लाजमी खा लेना। हमज़ा ने बहुत मोहब्बत मगर थोड़ा रौब से कहा तो नेहा ने उसके इस कड़क अंदाज पर चुपचाप हाँ में सर हिलाया। गुल, इधर आ। हमज़ा ने वहीं से गुलनैन को आवाज़ दी। हाँ, क्या हुआ? गुलनैन जल्दी से इनके पास आई। गुल, नेहान को अंदर ले जाओ, इसे बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, और ले जाकर उसे सबसे पहले मेडिसिन खिलाओ। हमज़ा ने फ़िक्रमंदी लहजे में हदायत दी। क्या? इसे बुखार है? गुलनैन ने चौंक कर नेहान के माथे पर हाथ रखा तो सच्ची में तप रही थी। हाय अल्लाह, इसे तो वाकई बहुत तेज़ बुखार है। चलो नेहान, अंदर चलो। गुलनैन ने नेहान को सहारा दिया और उसे लाउंज से कमरे की तरफ ले जाने लगी। नेहान को यूँ अचानक बोझल कदमों के साथ अंदर जाते देख सहरिश निमरा उधर भी फिक्रमंद हुई और तीनों भी जल्दी से नेहान के पीछे पीछे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। नेहान के अंदर जाते ही हमज़ा ने एक गहरा सांस लेकर वापस सोफे पर बैठा। उसकी नज़रें अभी उसी रास्ते पर थीं जहाँ से नेहान अंदर गई थी। तानियाल जो कब से इन दोनों पर नज़रें जमाए खड़ा था, मौका पाते ही उछलता हुआ आया और हमज़ा के बिल्कुल बराबर सोफे पर धप से बैठ गया। उसने अपने चेहरे पर मसलूमाना और मसनूई दुख के तासुरात सजाए, अपना हाथ दिल पर रखा ड्रामाई रोती हुई आवाज़ में बोला, हाय हाय, हाँ भाई क्यों नहीं, बीवी अभी आई नहीं और हम भूल गए। तौबा है हमज़ा, तुमसे मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यार। कहाँ वो दानियाल जो तुम्हारा हर प्लान में तुम्हारा राइट हैंड बना रहा, और कहाँ ये हाल कि अब तुम्हारी नज़रें अपनी बेगम के अलावा किसी पर टिकी नहीं रहीं। हम तो जैसे यहाँ पर रखी हुई कोई फालतू कुर्सी हैं। दानियाल ने शरारती अंदाज में आंखें मटकाकर हमज़ा को छेड़ा। हमज़ा ने मोहब्बत और शुक्रगुजारी से दानियाल को देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर दानियाल के कंधे उसके चेहरे पर फेरा। इस वक्त कोई मजाक नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। तो मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, हमज़ा ने कहा। उसका लहजा दानियाल के दिल में उतर गया। तुम्हारे और गुल की वजह से ही तो मुझे आज मोहब्बत मिली है, वरना मैं तो बस दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। हमज़ा ने सच्चाई से एतराफ़ किया। उसका एक एक लफ्ज़ उसके दिल की गहराई से निकल रहा था। आज अगर तुम दोनों ये सब ना करते तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमेशा के लिए खो देता। इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि हमज़ा अपने भाई को कभी भूल सकता है। हमज़ा ये सच्ची और जज्बाती बात सुनकर दानियाल का शरारती चेहरा एक पल के लिए संजीदा हो गया और उसकी आंखों में अपने भाई के लिए बहुत प्यार उमड़ आया। उसने मुस्कुराकर हमज़ा का हाथ दबाया। अरे यार, तुम खुश हो तो समझो हमारी मेहनत वसूल हो गई। अगली सुबह सिकंदर साहब के घर की डाइनिंग टेबल पर रौनक थी। सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे और रात के निकाह के बाद घर का माहौल बहुत पुरसकून और खुशगवार था। गुलनैन अपने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहने तैयार बैठी थी। उसे कॉलेज के लिए थोड़ी देर हो रही थी। गुलनैन ने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता ख़त्म किया और कुर्सी से उठते हुए दानियाल की तरफ देखकर बोली, दानियाल मुझे कॉलेज ड्रॉप करके आओ, देर हो रही है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर दूँगा। अभी दानियाल कुछ जवाब देता उससे पहले ही जैन अपनी कुर्सी से उठा और बोला। जैद की बात सुनते ही गुलनैन के दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। उसका तो जैसे सारा सुकून ही गायब हो गया। वो दिल ही दिल में घबरा गई। या अल्लाह, अब मैं जैन को कैसे मना करूं? सबके सामने कोई बहाना भी नहीं बनाया जा सकता था और मना करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। अब मरती क्या ना करती कि मुस्ताक और भारी कदमों से जैन के पीछे पीछे बाहर की तरफ चलने लगी। बाहर पोर्च में जैन की गाड़ी खड़ी थी। गुलनैन ने जैन से फासला रखने की गर्ज से होशियारी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला ताकि वो पीछे बैठ सके, मगर इससे पहले कि वो अंदर कदम रखती, जैन तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ पिछले दरवाजे पर रखा और झटके से उसे बंद कर दिया। गुलनैन ने हैरत से उसे देखा। जैन ने उसकी नज़रों की परवाह किए बगैर खुद आके बैठकर गाड़ी का फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और गुलनैन का नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर उसे फ्रंट सीट पर बिठा दिया। यह सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हुआ था कि गुलनैन का मासूम दिमाग एक पल के लिए कुछ समझ ही न सका। उसका हाथ जैन की गिरफ्त में आते ही उसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। तुम्हारी जगह ये है, जैन ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने से पहले झुककर गुलनैन की आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज़ में कहा। उसके लहजे का रोग गुलनैन के हवासों पर छा गया। जैन ने दरवाज़ा बंद किया और दूसरी तरफ आया। ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी को स्पीड से कॉलेज की तरफ रवाना कर दिया, जबकि गुलनैन बिल्कुल सीधी बैठी अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रही थी। नादिया बेगम ने जब नेहान को कॉलेज का यूनिफॉर्म पहने तैयार होकर कमरे से बाहर आते देखा तो इनके चेहरे पर फिक्रमंदी छा गई। वो जल्दी से इसके पास आई और बोली, नेहान बेटे, तुम कॉलेज जा रही हो? तुम थक गई होगी बेटा, आज छुट्टी कर लो, आराम करो। नेहान ने अपनी अम्मी को देखा। उसके चेहरे पर अभी भी रात वाली थकन थी, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा दिल नहीं कर रहा आज छुट्टी करने का। कॉलेज जाऊँगी तो थोड़ा जहन बदल जाएगा। ये कहकर नेहान ने अपना बैग कंधे पर संभाला और बाहर की तरफ रवाना होने लगी। अरे नेहान, नाश्ता तो कर लो। नादिया बेगम ने इसे बिना कुछ खाए ऐसे जाते देखकर पीछे से ऊंची आवाज़ थी। नहीं अम्मी, मैं कॉलेज में ही कुछ खा लूँगी, अभी मुझे बहुत देर हो रही है।
नेहा ने चलते चलते पीछे मुड़कर जल्दी से जवाब दिया। वो ये कहकर तेज़ कदमों से घर से बाहर निकलकर कॉलेज के लिए रवाना हो गई, जबकि नादिया बेगम उसे जाता देखकर एक गहरा सांस लेकर रह गई। मगर इनका दिल अब अपनी बेटी के नसीब पर बहुत पुरसकून था। अदन भी कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकली थी। रोज़ तो वो अपनी गाड़ी में जाती थी, मगर आज गाड़ी और ड्राइवर घर पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। अदन को कॉलेज के लिए देर हो रही थी, इसने सोचा कि आज वो रिक्शे पर ही चली जाएगी। वो सड़क पर तेज़ कदमों से चलते हुए कोई खाली रिक्शा ढूंढ रही थी और बार बार अपनी घड़ी देखकर परेशान हो रही थी कि अब तक कोई रिक्शा नज़र क्यों नहीं आया। तभी अचानक एक तेज़ रफ्तार चमकती हुई गाड़ी और झटके से अदन के सामने आकर रुकी। अदन ने चौंक कर गाड़ी की तरफ देखा तो उसकी दिल की धड़कन एकदम के लिए रुक गई। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर राहिल बैठा हुआ था। कहाँ जा रही हो इस वक्त? राहिल ने अपनी गहरी नज़रें अदन पर जमाते कहा। वो मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो फिर गाड़ी में क्यों नहीं गई? यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो? राहिल ने थोड़ा गुस्से में कहा। उसे अदन का यूँ सड़क पर अकेले रिक्शे का इंतज़ार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो ड्राइवर गाड़ी लेकर कहीं गया हुआ है और मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही, तो मैंने सोचा रिक्शा ले लूँ। अदन ने राहिल के गुस्से को देखकर मासूमियत से हकलाकर सफाई पेश की। बैठो अंदर। राहिल फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। राहिल का ये अंदाज़ देखकर अदन ने बिना कोई दूसरा सवाल किए जल्दी से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गई। राहिल के बिल्कुल बराबर बैठते अदन के दिल में खुशी की एक तेज़ लहर दौड़ गई। इसका चेहरा खिल उठा और वह अपनी खुशी को ज़बरदस्ती छुपाने की कोशिश करने लगी कि चलो रिक्शे के बहाने सही, आज राहिल के साथ जाने का मौका तो मिला। राहिल ने गाड़ी कॉलेज की तरफ रवाना की। जैन ने गाड़ी कॉलेज के सामने लाकर रोकी। गुलनैन गाड़ी से नीचे उतरी और जैन अपने ऑफिस की तरफ रवाना हुआ। गुलनैन वहीं खड़ी दूर जाती हुई गाड़ी को देख रही थी और आज उसके चेहरे की खुशी देखने लाई थी। वह अंदर अंदर फूले नहीं समा रही थी कि जैन ने उसे खुद कॉलेज ड्रॉप किया था। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। क्या देख रही हो? नेहान की मानूस आवाज़ सुनकर गुलनैन झटके से मुड़ी और खुशी के मारे फ़ौरन उसके गले लग गई। ओहो, इतनी खुशी, क्या हुआ है भाई? नेहान ने गुलनैन के चेहरे की चमक देखकर हैरत से पूछा। कुछ भी तो नहीं। गुलनैन ने अपनी धड़कनों को संभालते बात को टालना चाहा, हालांकि इसका चेहरा सब उगल रहा था। अभी वो दोनों वहीं खड़ी थी कि तभी राहिल की गाड़ी भी कॉलेज के सामने आकर रुकी। अदन की नज़रें जैसे बाहर खड़ी नेहान गुलनैन पर पड़ी तो इसका दिल खुशी से भर गया। वह राहिल का शुक्रिया अदा करने के लिए मोहब्बत से उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन जैसे उसकी नज़रें राहिल के चेहरे पर गईं वो एकदम सुन रह गई। उसे एक ज़बरदस्त झटका लगा। राहिल की नज़रें गाड़ी के शीशे के बाहर सामने खड़ी गुलनैन पर जमी हुई थी। वो जिस गहरी खास और अलग नज़रों से गुलनैन को देख रहा था, अदन का दिल वो नज़र एक पल में समझ गया। अदन को लगा जैसे इसके सर पर आसमान गिरा हो। उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। क्या राहिल गुलनैन को पसंद करता है? उसका दिल बुरी तरह से लरज़ उठा, या फिर ये इसकी नज़रों का धोखा था? वो बेयकीनी की हालत में कभी राहिल के चेहरे को देखती तो बाहर खड़ी गुलनैन को, जो नेहान के साथ बेंच के पास खड़ी हंस कर बातें कर रही थी। अदन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगा जैसे वो एक पल भी और इस गाड़ी में बैठी रही तो इसका दम घुट जाएगा। वह जल्दी से गाड़ी से उतरी और तेज़ कदमों से उन दोनों की तरफ बढ़ी। नेहान और गुलनैन ने अदन को देखा तो बहुत खुश हुई और आगे बढ़कर इसके गले लगी, लेकिन अदन का वजूद तो जैसे बिल्कुल बेजान हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने मुश्किल से ज़बरदस्ती की एक मस्नूई मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई और जल्दी से इसका दोनों का हाथ पकड़कर इन्हें कॉलेज के अंदर ले जाने लगी। गेट के अंदर दाखिल होते अदन ने तड़प कर एक आखिरी बार पीछे मुड़कर राहिल की तरफ देखा। राहिल के लबों पर इस वक्त गुलनैन को देखकर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभरी हुई थी, जिसे देखकर अदन का दिल टूट गया और वो जल्दी से मुंह फेर कर अंदर चली गई। या चलो कैफेटेरिया चलते हैं, मैंने कुछ खाया ही नहीं है। नेहान ने अपना पेट पकड़ते हुए मासूमियत से कहा तो गुलनैन ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। तीनों लड़कियां चलती कॉलेज के कैफेटेरिया में आईं और टेबल पर बैठ गई। अदन वहाँ बैठ तो गई थी, मगर इसका पूरा वजूद इस वक्त भारी बोझ तले दबा था, जैसे इसका सांस लेना भी माहौल हो रहा हो। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और नज़रें एक जगह पर जमी हुई थी। अदन, तुम्हें क्या हुआ है? गुलनैन ने अदन के उतरे हुए चेहरे को देखकर फिक्रमंदी से इसका हाथ छूते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अदन ने मुश्किल से अपने आंसू रोकते हकलाकर कहा। उसकी आवाज़ में आई तब्दीली नेहान ने भी महसूस की। तो फिर तुम कॉलेज क्यों आई? घर पर रहकर आराम करती ना? गुलनैन ने मोहब्बत से इसका गाल थपथपाया। अदन ने इसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नम होती आंखों से सामने बैठी गुलनैन को देखा, जो हमेशा की तरह बहुत मासूम लग रही थी। गुलनैन को तो शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसे किस नज़र से राहिल देखता है। अदन का दिल अंदर से बुरी तरह रो रहा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, गुल तो इतनी मासूम है, उसे तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन अगर वाकई राहिल के दिल में गुल है तो फिर मेरा क्या होगा? मैं अपनी इस पहली मोहब्बत को कैसे भुला पाऊँगी?
उसे ख्याल ने अदन के अंदर जैसे सब कुछ तोड़ फोड़ कर रख दिया था, और गुलनैन की मासूमियत को देखकर चाकर भी उससे नाराज़ नहीं हो पा रही थी, बस अंदर ही अंदर घुट रही थी। हेलो। असद ने तीनों ने चौंक कर ऊपर देखा तो सामने असद खड़ा था। उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी और तीनों इसको देखकर बहुत खुश लग रहा था। तुम कहाँ गायब थे इतने दिनों से? कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे? नेहा ने असद को देखते पूछा। हाँ, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कॉलेज नहीं आ पा रहा था। असद ने खाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। आप कैसी हो? गुलनैन ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। असद ने अदन के उतरे चेहरे और सर्द चेहरे को देखा। अदन बिल्कुल गुमसुम बैठी थी, जैसे उसे आसपास की कोई खबर ना हो। इसे क्या हुआ है? असद ने अदन की तरफ इशारा करते हैरत से गुलनैन और नेहान से पूछा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, गुलनैन ने कहा। अच्छा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि तभी क्लास का वक्त हो गया और चारों तरफ स्टूडेंट्स क्लासेस की तरफ जाने लगे। चलो, क्लास का टाइम शुरू हो गया, ये कहकर वो चारों उठ खड़े हुए और क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगे। निम्रा और सहरिश आज कॉलेज नहीं आई थी। अदन अभी उसी बोझल दिल के साथ चुपचाप इनके पीछे चल रही थी। क्लास शुरू हो चुकी थी। प्रोफेसर संजीदगी से बोर्ड पर अपना लेक्चर लिख रहे थे और पूरी क्लास में इनकी आवाज़ गूंज रही थी। सब स्टूडेंट्स ध्यान से नोट्स बना रहे थे। नेहान और गुलनैन भी अपने रजिस्टर में लिखने में मसरूफ़ थी, मगर अदन का ध्यान इस वक्त दुनिया की किसी चीज़ में नहीं था। वो जिस्मानी तौर पर तो वहाँ पर बैठी थी, मगर इसका दिमाग और रूह राहिल में अटके हुए थे। उसका पूरा वजूद एक गहरे कड़वे सच के बोझ तले थपा हुआ था। उसने लरसते हाथों से अपना रजिस्टर खोला और उसके आखिरी पेज पर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पेन उठाया और उसके पेज पर लिखा, राहिल। इस नाम को लिखते उसके दिल में एक तेज़ दर्द उठा। वो नज़रें जिससे राहिल सुबह गुलनैन को देख रहा था, अदन की आंखों के सामने घूम गई और उसके जब्त का बंधन एक पल में टूट गया। उसकी चमकती हुई आंख से एक गर्म मोटा सा आंसू टपक कर सीधा रजिस्टर के इस पेज पर गिरा जहाँ राहिल का नाम लिखा था। अदन ने तकलीफ से अपने लबों को दांतों तले भेजा और पेन से इस नाम को बहुत बेदर्दी से बार बार काटने लगी, जैसे वो अपने दिल से उसकी मोहब्बत को काटना चाहती हो। मगर वो नाम जितना कट रहा था, अदन का दिल इतना ही लहूलुहान हो रहा था। गुलनैन जो बराबर में बैठी हुई थी, अचानक अदन के कंधे की हल्की सी लर्जिश नोट की। उसने चौंक कर टेबल के नीचे से देखा तो अदन का पूरा हाथ कांप रहा था और उसके रजिस्टर पर आंसुओं के निशान थे। गुलनैन का दिल एकदम से थक से रह गया। उसने फिक्रमंदी से डेस्क के बिल्कुल नीचे से अपना हाथ बढ़ाकर अदन के लरसते हुए बर्ड जैसे ठंडे हाथ को पकड़ लिया। उसने झुककर सरगोशीनुमा आवाज़ में पूछा, अदन, क्या हुआ है? मुझे बताओ ना, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? गुलनैन की आवाज़ में इस वक्त बेलौस मोहब्बत और फिक्र थी। उसे अपनी दोस्त की यह हालत देखकर सच्ची में तकलीफ़ हो रही थी। गुलनैन की यह मासूमाना बात सुनकर अदन के दिल में एक तूफ़ान उठा। इसका दिल चाहा कि वहीं कहीं क्लास में सबके सामने चीख चीख कर कह दे, हाँ गुल, छुपा रही हूँ, और तुमसे ही तो सब कुछ छुपाना है। तुम्हारी इसी मासूमियत से तो मुझे खौफ आ रहा है, क्योंकि जिस शख्स को मैंने अपने दिल की धड़कन बनाया, उसके दिल में तुम धड़कती हो। उसका दिल चाह रहा था कि वह अपना सारा गुबार गुलनैन पर निकाल दे, मगर सामने खड़ी गुल की इस बेकसूर और मासूम आंखों को देखकर वो कुछ न कह सकी। उसने तड़प कर एक गहरा सांस लिया और गुलनैन की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाते अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, ताकि गुलनैन उसके चेहरे पर फैली शदीद नफरत और बेबसी को पढ़ ना सके। गुलनैन उसकी इस अचानक और सख्त रद्द-ए-अमल पर बिल्कुल दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि इससे इतनी प्यारी दोस्त ने आज इससे मुंह क्यों फेर लिया। कॉलेज की छुट्टी का बेल बजते ही अदन ने जल्दी से अपना बैग उठाया और किसी को भी कुछ बगैर मुड़े तेज़ कदमों से क्लासरूम से बाहर निकल गई। नेहान और गुलनैन ने हैरत से मुंह खोले उसे जाते हुए देखा। दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सुबह से अदन को हुआ क्या है जो वो इस तरह बेरुखी दिखाकर चली गई। इसे क्या हुआ है यार? गुलनैन ने परेशानी से नेहान को देखा। पता नहीं यार, सुबह से इसका मूड अजीब हो रहा है। चलो मैं भी अब घर चलती हूँ, अम्मी अकेली होंगी। नेहान ने अपना बैग संभालते हुए कहा, वो भी अपने घर की तरफ रवाना हुई। गुलनैन अकेली कॉलेज के मेन गेट के सामने आकर खड़ी हुई। तेज़ धूप थी और बेसब्री से गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक उसके सामने असद की गाड़ी आकर रुकी। असद ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और मुस्कुरा कर बोला, गुल आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। नहीं, ड्राइवर आ जाएंगे अभी, तुम जाओ। गुलनैन ने इनकार किया। अरे आ जाओ गुल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, असद ने बहुत इसरार करते हुए कहा। गुलनैन ने एक पल के लिए सोचा। वो सुबह से कॉलेज में भी थक चुकी थी और ड्राइवर का कुछ पता नहीं था कि वो कब तक पहुँचेंगे। इसीलिए उसने मरता क्या न करता वाला मस्ताक किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। असद ने एक धूमी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी की सड़क पर रवाना हुई, जबकि गुलनैन दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर असद उससे क्या बात करना चाहता है। दानियाल अपनी गाड़ी स्पीड से भगाता हुआ सैरिश के घर के सामने लाया और ज़ोरदार ब्रेक मारी। वो गाड़ी से उतरा, अपने बालों को स्टाइलिश अंदाज में सेट किया और बिल्कुल हीरो बनता घर के अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में नायाब ऊपर सोफे पर बैठी थी।
अस्सलाम वालेकुम नवाबों की नवाब, मेरी प्यारी नायाब फूफो। दानियाल ने अंदर दाखिल होते ही ऊंची आवाज़ और मक्खन लगाती आवाज़ में सलाम किया और सीधा जाकर इनके बराबर में सोफे पर ढेर हो गया। नायाब ने दानियाल को देखा और एक गहरा सांस लिया। वालेकुम सलाम। खैर तो है ना दानियाल मियाँ? आज सुबह सुबह सूरज कहाँ से निकला जो हमारी याद आ गई? और ये इतने मक्खन क्यों लगाए जा रहे हैं? दानियाल ने मासूमियत से अपने हाथ जोड़े और बोला, फूफो मक्खन नहीं लगा रहा, सच्ची बात कर रहा हूँ। असल में बात यह है कि मैं आपकी बेटी यानी मेरी होने वाली मलकाई जज्बात को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता हूँ। अब आप जल्दी से इजाज़त दें ताकि हम नेक काम में देर ना करें। नायाब ने उसे घूरा। शॉपिंग पर? अकेले? दानियाल मियाँ, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं, इतनी जल्दी किस बात की है? दानियाल ने गहरा और ड्रामाई सांस लिया और दिल पर हाथ रखा और बोला, हाय फूफो, अब बंदा शादी से पहले अपनी बीवी की पसंद नापसंद भी ना जाने, और फिर शॉपिंग पर ले जाऊंगा तो 2-4 नखरे उठाने की प्रैक्टिस अभी से हो जाएगी ना, वरना शादी के बाद अगर मैंने इसके नखरे उठाते हुए कमर पर हाथ लग गया तो वो मुझे वहीं ढेर कर देगी। आपकी बेटी का गुस्सा तो वैसे ही बिल्कुल आप जैसा कड़क है। क्या कहा? कमर पर हाथ रख लिया? बदतमीज़, बेहया। नायब ने जैसे दानियाल की बेबाक बात सुनी उसकी आंखें मारत हैरत और गुस्से की उभर आईं। वो फ़ौरन आगे बढ़े और दानियाल का कर पकड़कर फुल मरोड़ दिया। आई माँ, फुफ्फू जान, रहम, कान अलग हो जाएगा मेरा। दानियाल ने दर्द के मारे अपना मुंह बिगाड़ते हुए ऊंची चीख मारी और सोफे पर ही टेढ़ा हो गया। पड़ा है अब प्रैक्टिस करने वाला, अभी शादी नहीं हुई, नखरे उठाने और कमर पर हाथ रखने की बातें कर रहा है। शर्म नहीं आती अपनी फुफ्फू के सामने ऐसी बातें करते हुए? नायाब ने कान मजीद मरोड़ते उसे डांटा, मगर उनके अपने लबों पर भी एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई थी जो वे ज़बरदस्ती छुपा रही थी। ओह अल्लाह फुफ्फू, तौबा है, कान छोड़ दें। अच्छा बाबा, सैरिश के नखरे दूर से ही उठा लूँगा। बस इशारों में बात होगी, हाथ बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, पक्का सच्चा वादा। दानियाल ने दर्द से तड़पते अपने दोनों हाथ हवा में खड़े कर दिए तो नायाब ने हंसते हुए इसका कान छोड़ दिया। दानियाल ने अपना फ़ौरन लासुर्ख हवा हुआ कान पकड़ा, उसे सहलाने लगा। तौबा है फूफो, अबू सच कहते हैं कि आप आर्मी चीफ की बहन हो, रूप तो बिल्कुल वैसा ही है। इस दौरान सहरिश भी लाउंज में आई जो दानियाल की चीखें सुनकर भागी आई थी। उसने दानियाल का लाल कान मुँह लट के देखा तो अपनी हंसी ना जब्त कर सकी और अपना मुंह दुपट्टे में छुपाकर हंसने लगी। हंसो हंसो, तुम्हारी ही वजह से आज मेरा ये कीमती कान बाल बाल बचा है, दानियाल ने सहरिश को घूरते हुए कहा। नायाब ने दानियाल की इस हालत पर दिल खोलकर कहका लगाया और सहरिश की तरफ देखकर बोला, चल सहरिश, चली जा इस पटाखे के साथ, वरना इसने यहाँ पर बैठकर मेरा खाली भेजा कर देना। और दानियाल, खबरदार जो मेरी बेटी को तंग किया, वरना अगली बार दूसरा कान भी नहीं बचेगा। जी बिल्कुल फूफो, अब मैं बिल्कुल शरीफ बच्चा बनकर जाऊँगा। दानियाल ने फ़ौरन सोफे से उछलकर खड़े होते सैल्यूट मारा, जिस पर सहरिश और नायाब दोनों एक बार फिर से हंस पड़ी। सहरिश जल्दी से अपना पर्स उठाकर लाई और दानियाल भी तो खुशी खुशी अपने साथ गाड़ी में बिठाकर शॉपिंग के लिए रवाना हो गया, जबकि पीछे नायाब दानियाल की इन शरारतों पर अब भी मुस्कुरा रही थी। गुलनैन ने असद के संजीदा चेहरे को देखा और बेसब्री से बोली, असद जो भी बात करनी है जल्दी बताओ, मुझे घर पहुंचने में देर हो रही है। असद ने गुलनैन की तरफ देखा, उसकी आंखों में गहरा इस्तराब था। उसने कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से गाड़ी को सड़क की एक साइड पर रोक दिया। गाड़ी के रुकते ही गुलनैन का दिल धक से रह गया और वो थोड़ा सा घबरा कर बोली, तुमने गाड़ी क्यों रोकी, यहाँ क्यों खड़े हो गए? कोई मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। असद ने गाड़ी बंद की और पूरी तरह गुलनैन की तरफ घूम गया। उसका चेहरा इस वक्त बहुत संजीदा और बदला हुआ था। हाँ बोलो ना। गुलनैन जल्दी से बात ख़त्म करते वहाँ से निकल जाना चाहती थी और इसके अंदर की घबराहट साफ महसूस हो रही थी। असद को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कहाँ से शुरू करे और कैसे कहे। वो बेचैनी से स्टीयरिंग पर हाथ मार कर रह गया, जैसे लफ्ज़ इसका साथ ना दे रहे हों। असद, तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। गुलनैन ने उसे यूँ खामोश देखकर दोबारा टोका। गुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। असद ने जैसे एक ही सांस में अपने दिल का वो सारा गुबार निकाल दिया जो कब से छुपाए बैठा था। ये सुना था कि गुलनैन का पूरा वजूद बिल्कुल साकित हो गया। उसने सख्त नज़रों से असद को देखा। उसकी आंखों में असद के लिए एक शदीद नागवारी उभर आई थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ गुल। असद ने उसकी सख्त नज़रों की परवाह किए बगैर उम्मीद और तड़प से उसकी तरफ देखकर अपनी बात मुकम्मल की। गुल, कुछ तो बोलो। गुलनैन को यूँ बिल्कुल खामोश और पत्थर बने देखकर असद ने बेचैनी से पूछा। गुलनैन ने गहरा सांस लिया, अपने अंदर के गुस्से को संभाला और दो टोक लहजे में बोली, असद, शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं किसी के निकाह में हूँ, बचपन के निकाह में। ये लफ्ज़ जैसे असद के कानों से टकराया, उसे लगा जैसे उसके सर पर सातवां आसमान आ गिरा हो। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, उसका पूरा चेहरा मारे शौक के सफ़ेद पड़ गया। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो गुल?
असद ने लरसती हुई आवाज़ में पूछा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जो सुना है वो सच है। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। कुलनैन का लहजा बहुत कड़क और हतमी था। असद ने तड़प कर इसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। क्या क्या तुम खुश हो इस निकाह से? हाँ, बहुत खुश हूँ। कुलनैन का ये जवाब असद के दिल पर किसी खंजर की तरह लगा। उसका पूरा वजूद मारे दुख और बेबसी के लरसने लगा। उसकी सारी उम्मीदें, सारे ख्वाब एक पल में टूटकर बिखर चुके थे, मगर रो भी नहीं सकता था। अब मुझे घोर छोड़ाओ, कुलनैन ने सर्द लहजे में कहा। वो चाहती तो बीच रास्ते में उतर सकती थी, मगर वो इस वक्त तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। बस जल्द जल्द असद की नज़रों से दूर होना चाहती थी। गुल, तुम सच में उनके साथ खुश हो? असद ने एक आखिरी बार अपने टूटते हुए दिल को संभाल कर पूछा। हाँ, मैं इश्क करती हूँ इनसे, गुलनैन ने जैन का तस्वर जहन में लाते हुए मान और गहराई से कहा। उसके इस एक जुमले ने असद की रही सही उम्मीद भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। असद ने आगे से कुछ नहीं कहा। उसके अंदर अब मज़ीद कुछ भी सुनने की हिम्मत नहीं थी। उसने लरसते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर रवाना कर दी। लेकिन वो इस वक्त किस कदर शदीद सब्र के साथ गाड़ी चला रहा था और अपने आंसू को अंदर ही अंदर पी रहा था, वो तो सिर्फ इसके दिल में झांक कर ही देखा जा सकता था। इसका दिल बुरी तरह से लहूलुहान हो चुका था और गाड़ी की स्पीड के साथ इसके अंदर का तूफान भी बढ़ता जा रहा था। अदन बोझल कांपते हुए कदमों से चलती हुई राहिल के कमरे में आई। लाउंज का दरवाज़ा खुला था और सामने ही बालकनी में राहिल एक पैंट की जेब में हाथ डाले बहुत सुकून से खड़ा बाहर देख रहा था। किसी के आने की आहट पहाड़ कर राहिल मुड़ा। सामने अदन को देखकर खड़ा देखकर उसके माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। तुम यहाँ? राहिल ने सर्द आवाज़ में पूछा। अदन कुछ जवाब देने के बजाय बस पथराई हुई नज़रों से उसे देखे जा रही थी। उसकी दुनिया लुट चुकी थी और वह शख्स सामने खड़ा अभी इतना ही बेनियाज था। क्या हुआ है, तुम ठीक हो? राहिल ने इसकी खामोशी पर दोबारा पूछा। क्या मैं आपको ठीक लग रही हूँ? अदन के हलक से बमुश्किल तड़पती हुई कमज़ोर सी आवाज़ निकली। क्या हुआ है अदन, तुम ठीक तो हो ना? राहिल अब वाकई उसकी हालत देखकर थोड़ा परेशान हो गया। उसने गौर किया तो अदन की आंखें मारे रोने की सूजी हुई थी और उसका हमेशा चमकने वाला चेहरा इस वक्त बिल्कुल जर्द हो चुका था, जैसे जिसमें खून का एक कतरा भी ना बचा हो। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? अदन के जब्त का बंधन एक पल में टूट गया और वह वहीं खड़ी फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू बेतहाशा उसके गालों पर बहने लगे। अदन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ये क्या कह रही हो? राहिल ने हैरत से उसे देखा। क्यों, आप बच्चे हैं क्या? क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? अदन ने रोते हुए बेचारगी से अपने दोनों हाथ उठाकर तड़पते हुए पूछा। राहिल को वाकई इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि अदन अचानक इस तरह क्यों टूट कर बिखर रही है। क्या कमी है मुझ में राहिल? क्यों आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? आपको मेरे जज्बात का, मेरी मोहब्बत का सब पता है, मैं जानती हूँ। फिर भी आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मेरा दिल इतनी बेदर्दी से तोड़ दिया? अदन अपने सीने पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी हिचकियाँ बन गई थी और वो दर्द जो सुबह से अपने अंदर छुपाए बैठी थी अब तूफान बनकर बाहर आ रहा था। ये तुम क्या कह रही हो अदन? राहिल अच्छी तरह जानता था कि अदन उसके लिए किस हद तक पागल है, लेकिन वो इसका पत्थर दिल और इसकी ज़िद और उसकी अनाव से अदन की तरफ देखने की इजाज़त नहीं देती थी। वो हमेशा उसकी मोहब्बत से बेनियाज रहता था। क्यों? जिस लड़की से आपको प्यार हुआ वो मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त है राहिल। वो बहुत मासूम है, बेकसूर है। मैं तो इससे नाराज़ भी नहीं हो सकती, इस पर गुस्सा भी नहीं निकाल सकती, उससे कोई शिकायत भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी कोई गलती ही नहीं है। वो तो बिल्कुल बेखबर है। अदन ने अपने गालों से आंसू पोंछे, मगर नए आंसुओं ने फिर से जगह ले ली। उसने गहरा तड़पता हुआ सांस लिया और राहिल की आंखों में आंखें डालकर लरसती आवाज़ में पूछा, क्या आपको पता है कि वो किसी और के निकाह में है? यह लफ्ज़ सुनकर राहिल के चेहरे पर एक सानिया के लिए ज़बरदस्त तब्दीली आई, मगर वो अगले ही पल खामोश हो गया। वह सर्द सपाट चेहरे के साथ अदन की यह तड़प सुन रहा था। बोलो, चुप क्यों हैं आप? आपको पता है ना वो किसी और के निकाह में है? अदन ने आगे बढ़कर रोते हुए इससे जवाब मांगा, मगर राहिल बिल्कुल खामोश रहा। उसके लबों से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। राहिल की इस गहरी और कड़वी खामोशी ने अदन को सब कुछ सच बता दिया। वह एक पल में समझ गई कि राहिल को ये बात पहले से मालूम है। आपको पता है? अदन ने सदमे से अपने सर पर हाथ रखा। आपको सब पता है तो फिर क्यों आप उसे इतने शदीद मोहब्बत करते हैं? क्यों अपने साथ साथ मेरा दिल भी जला रहे हैं? अदन के सवाल पर राहिल के जहन में सुबह का वो मंजर घूम गया। उसे याद आया कि सुबह गाड़ी में अदन ने उसे किस तरह देखा था। असल में वो इस वक्त खड़ी गुलनैन को देखकर राहिल को दुनिया जहाँ की किसी चीज़ का होश ही नहीं था, इसलिए उसका ध्यान अदन की तरफ गया ही नहीं था और उसने नादानी में अपने दिल का हाल अदन पर जाहिर कर दिया था।